So, good morning, my dear students. Today we will discuss some numerical problems and the concept of the condensation. प्रॉब्लम इसमें कैसे लगाई जाती हैं, इसमें दो ही मेन कॉन्सेप्ट हैं आपके, एक वैक्यूम इफिशिएंसी और एक आपका है कंडेंसर इफिशिएंसी। बाकी मैंने आपको कल बताया था कि कैसे हम mm ऑफ Hg को कैसे बार में कन्वर्ट करते हैं और कैसे बार को mm ऑफ Hg में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि 760 mm ऑफ Hg जो वो होता है वो आपका 1.01325 बार के बराबर होता है। ये कन्वर्जन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें आपके न्यूमेरिकल्स में यूज़ होंगी थ्रू आउट, इसलिए सबसे पहले हम बेसिक पे ध्यान देते हैं, उसके बाद कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपको। तो 760 mm ऑफ Hg जो है वो आपका 1.01325 बार के बराबर है और आपका 1 mm ऑफ Hg जो है वो आपका डिवाइड कर देंगे 1.01325 बार अपॉन 760, तो 1 mm ऑफ Hg इज इक्वल टू हो जाएगा 1.33 मल्टीप्लाई 10⁻³ बार। ऐसे ही अगर बार को mm ऑफ Hg में कन्वर्ट करना है तो 1.01325 बार 760 mm ऑफ Hg बराबर होता है, तो वहाँ से 1 बार हो जाएगा 760 अपॉन 1.01325 बार 325 mm ऑफ Hg। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 बार इज इक्वल टू हो जाएगा 750.061 mm ऑफ Hg। तो Hg को बार में और बार को Hg में कन्वर्ट करना आपको आसानी से आ गया, आई होप सिंपल है। अब ये क्वेश्चन है कि इफ़ ए बैरोमीटर स्टैंड्स एट 760 mm एंड कंडेंसर वैक्यूम इज एट 710 mm and temperature is 30 degree centigrade, calculate the mass of air per kg of uncondensed steam। तो देखिए आपको मैंने एक चीज़ और बताई थी कि वैक्यूम प्रेशर जो होता है वो मैंने एक फ़ाइल भेजी थी जिसमें गैस प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर और एब्सोल्यूट प्रेशर, एब्सोल्यूट वैक्यूम के बारे में बताया था कि जब प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर होता है ना, तो वो गैस प्रेशर कहते हैं उसको। एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गैस प्रेशर। और वैक्यूम प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जो अगर कम हो जाता है तो उसको हम वैक्यूम प्रेशर कहते हैं। लेकिन एब्सोल्यूट प्रेशर कितना होगा? एब्सोल्यूट प्रेशर कितना होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस वैक्यूम प्रेशर, है ना, तब वो एब्सोल्यूट मिलता है। तो यहाँ पे बैरोमीटर की रीडिंग जो बता रही है वो 760 mm ऑफ Hg और कंडेंसर जो वैक्यूम है वो 710 mm ऑफ Hg है। ठीक है, बैरोमीटर की जो रीडिंग बता रही है ये आपका टोटल प्रेशर है 760 mm ऑफ Hg और कंडेंसर में जो वैक्यूम है वो 710 mm ऑफ Hg है। लेकिन टोटल एब्सोल्यूट प्रेशर कैसे निकालेंगे? एब्सोल्यूट प्रेशर कैसे निकलेगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस वैक्यूम प्रेशर। तो 760 mm ऑफ Hg जो टोटल प्रेशर है बैरोमीटर रीडिंग में, कंडेंसर वैक्यूम प्रेशर को हटा देंगे तो टोटल एब्सोल्यूट प्रेशर हमारा निकल के आ जाएगा 50 mm ऑफ Hg। ये कॉन्सेप्ट आपको मैंने फाइल में भेजा था कि कैसे हम एब्सोल्यूट प्रेशर निकालते हैं। और जब भी कंडेंसर में कोई भी टेम्परेचर यूज़ होता है, कि जैसे बताया था कि स्टीम कंडेंसर में इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे है, तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर की करस्पॉन्डिंग स्टीम टेबल में जाकर के हम करस्पॉन्डिंग आपका प्रेशर या टेम्परेचर निकाल सकते हैं। और जो भी कंडेंसर में प्रेशर है वो आपका एब्सोल्यूट प्रेशर के टर्म में भी यूज़ किया जाता है और साथ साथ में आपका वैक्यूम प्रेशर या रीडिंग प्रेशर, बैरोमीटर रीडिंग प्रेशर या फिर कंडेंसर वैक्यूम प्रेशर जो आपके आपके जो न्यूमेरिकल में दिया है। ठीक है, तो आपको पहचानना है कि एब्सोल्यूट प्रेशर दिया है या फिर नॉर्मल वैक्यूम प्रेशर दिया है या फिर बैरोमीटर रीडिंग दिया, वो तो साफ साफ लिखा रहेगा। तो बैरोमीटर रीडिंग 760 mm बता रहा है, लेकिन कंडेंसर में जो वैक्यूम है वो 710 दिखा रहा है, लेकिन ये एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट कैसे निकलता है? आपको मैंने बताया था, एब्सोल्यूट प्रेशर जो होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से वैक्यूम प्रेशर को जब घटा देते हैं तब एब्सोल्यूट प्रेशर निकलता है। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हमारा कम प्रेशर है और गैस प्रेशर अगर चला गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर चला गया, तो एब्सोल्यूट प्रेशर कैसे निकलता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर में गैस प्रेशर को जोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पर कंडेंसर में गैस तो होगा ही नहीं क्योंकि वैक्यूम मेंटेन रहेगा। तो आपको बस एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि जो बैरोमीटर की रीडिंग जो भी दिखाएगी वो आपका टोटल प्रेशर है, उसमें से वैक्यूम प्रेशर को हम घटा देंगे तो हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर निकल के आ जाएगा। तो एब्सोल्यूट प्रेशर कितना निकला? 50 mm ऑफ Hg। गेटिंग माई पॉइंट? अब 50 mm ऑफ Hg को हमने कन्वर्ट कर लिया आसानी से, किस में? बार में। वो तो मैं कन्वर्ट करना आता ही है, ठीक है, बार में कन्वर्ट कर लिया। अब कह रहा है कि
टेम्परेचर कितना है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर इन द कंडीशन 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस 30 डिग्री सेंटीग्रेड के करस्पॉन्डिंग स्टीम टेबल में जाएंगे, वहाँ से स्टीम टेबल में हम प्रेशर निकाल लेंगे, तो कितना आएगा 0.0425, ठीक है। और ये जो आपका टोटल प्रेशर आया है 0.0665 बार, यहाँ से टोटल एब्सोल्यूट प्रेशर आया है। तो टोटल एब्सोल्यूट प्रेशर में से प्रेशर ऑफ द स्टीम घटा देंगे तो ये प्रेशर आ जाएगा एक्सर्टेड बाय द एयर। ये कॉन्सेप्ट क्या है भाई, देखिए जब हमारी स्टीम कंडेंस होती है, देखिए है तो प्रॉब्लम छोटा सा, लेकिन समझेंगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझेंगे तो रटने से कुछ नहीं होने वाला है। एक न्यूमेरिकल रट लेंगे, दो न्यूमेरिकल रट लेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा तो आपके एग्जाम में, कम्पिटेटिव एग्जाम में कोई भी न्यूमेरिकल आएगा तो उसको आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए ट्राई टू ग्रैब द कॉन्सेप्ट कि जब भी हमारी स्टीम कंडेंस होती है, ऊपर से जब स्टीम आती है हाई एंथैल्पी से लो एंथैल्पी, जब कंडेंसर में आती है तो स्टीम जब कंडेंस होती है तो कुछ उसमें नॉन कंडेंसेबल गैसेस भी होती हैं, कुछ एयर भी आ जाती है स्टीम के साथ। मेरी बात को समझिएगा। तो जो कंडेंसर में जो इकट्ठा हो रहा है तो उसमें स्टीम भी है, एयर भी है, और कुछ नॉन कंडेंसेबल गैसेस भी आ जाती हैं। तो इन नॉन कंडेंसेबल गैसेस को या एयर को हटाने के लिए हम एयर पंप यूज़ करते हैं, जैसे कि जो चीज़ें अनवांटेड आ गई हैं वो हमारी निकल जाए वैक्यूम से। तो जब चीज़ें निकल जाएंगी तो बचेगा क्या, केवल प्योर स्टीम, हमारी केवल स्टीम बचेगी। तो हमारा कंडेंसर में जो वैक्यूम होगा वो अच्छा मेंटेन होगा, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि कंडेंसर में केवल और केवल स्टीम रहे, एयर या फिर नॉन कंडेंसेबल गैसेज ना हो। ये हमारी इच्छा है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। कुछ ना कुछ नॉन कंडेंसेबल गैसेज और एयर जो है वो स्टीम के साथ प्रेजेंट रहती ही रहती हैं। तो जो टोटल प्रेशर होता है वो कंडेंसर में प्रेशर स्टीम का भी होता है और साथ साथ में एयर का भी होता है। तो कैसे निकलेगा, टोटल प्रेशर में से हम जो है टोटल एब्सोल्यूट प्रेशर में से हम प्रेशर ऑफ द स्टीम घटा देंगे, तो वहाँ से समझ में आ जाएगा कि कितना प्रेशर एक्सर्टेड होगा बाय द एयर। तो वही चीज़ किया गया है भाई। टोटल प्रेशर क्या है, टोटल प्रेशर क्या है, स्टीम का प्रेशर कंडेंसर के अंदर और साथ साथ में एयर का प्रेशर स्टीम के अंदर, ये टोटल प्रेशर है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई। तो टोटल एब्सोल्यूट प्रेशर इन द कंडेंसर वो हमें पता चल गया, वो हमने निकाल लिया बैरोमीटर रीडिंग से कंडेंसर वैक्यूम को घटा करके 50 mm ऑफ Hg कि हमारा कितना एब्सोल्यूट प्रेशर है कंडेंसर में। और टेम्परेचर इन द कंडेंसर 30 डिग्री सेंटीग्रेड दिया, तो इस 30 डिग्री सेंटीग्रेड के करस्पॉन्डिंग स्टीम टेबल में जा करके हमने क्या निकाल लिया, प्रेशर। तो ये समझ में आ जाएगा कि जो टेम्परेचर जो है कंडेंसर में 30 डिग्री सेंटीग्रेड जो है हमारा, तो इस पर्टिकुलर टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग जो स्टीम जो है हमारी पर्टिकुलर दिस टेम्परेचर, प्रेशर ऑफ स्टीम कितना है वो स्टीम टेबल से हम देखेंगे कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड के करस्पॉन्डिंग जो है वो प्रेशर ऑफ स्टीम कितना है, टेम्परेचर इन द कंडेंसर हमें दिया हुआ है। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा हमारा 0.0425। तो टोटल प्रेशर है 0.06665 बार, और उस टोटल प्रेशर में जो प्रेशर ऑफ स्टीम है वो है 0.0425 बार। तो टोटल प्रेशर में से प्रेशर ऑफ स्टीम घटा देंगे तो वहाँ से निकल के आ जाएगा कि कितना प्रेशर एक्सर्टेड हो रहा है बाय द एयर। तो ये आ जाएगा 0.024 बार। यही तो मेन चीज़ है, बस यही समझना है। ये समझ में आ जाएगा तो वैक्यूम एफिशिएंसी आपको समझ में आ गई कि टोटल प्रेशर क्या है और टोटल प्रेशर में कैसे स्टीम का प्रेशर निकालेंगे और कैसे एयर का प्रेशर निकालेंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया जब स्टीम कंडेंस होती है तो उसमें दोनों चीज़ें होती हैं, एयर भी रहती है, कुछ नॉन कंडेंसेबल गैसेस भी होती हैं, उनको हम एयर के ही फॉर्म में ट्रीट करते हैं, और रिमेनिंग पार्ट जो है हमारा स्टीम होता है। अगर समहाउ स्टीम का प्रेशर जो है वो स्टीम का जो प्रेशर है वो हमारे बैरोमेट्रिक प्रेशर, बैरोमीटर रीडिंग के प्रेशर के बराबर हो जाए तो वैक्यूम एफिशिएंसी जो है वो हमारी 100% हो जाएगी। मतलब इसका मतलब क्या है कि स्टीम का जो प्रेशर है, मतलब कंडेंसर में केवल प्योर स्टीम रहे, तब जो है जो टोटल प्रेशर होगा वो स्टीम का प्रेशर होगा। लेकिन ऐसा पॉसिबल है नहीं, है ही नहीं पॉसिबल। कहाँ से पॉसिबल हो सकता है बताइए। जब स्टीम कंडेंस हो रही है तो उसके साथ साथ में कुछ एयर और नॉन कंडेंसेबल गैसेज आती हैं स्टीम के साथ, तो उनको हम हटाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो हट नहीं पाती हैं। चाहे जितना भी आप कोशिश कर लो, कुछ नॉन कंडेंसेबल गैसेज और एयर के साथ स्टीम के एयर जो है स्टीम के साथ कंडेंसर में आनी ही आनी है। तो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, स्टीम का भी प्रेशर आ गया, एयर का भी प्रेशर आ गया। मेरी बात समझ रहे, और दोनों प्रेशर मिला देंगे तो वो टोटल प्रेशर हो जाएगा, और वही बैरोमीटर रीडिंग में शो करेगा। तो बैरोमीटर रीडिंग में जो हमारा शो करता है वो दोनों प्रेशर शो करेगा, एयर का भी और आपका स्टीम का भी। मेरी बात समझ में आ रही है। तो अगर समहाउ
अगर हम एयर हटा दें तो वी विल अचीव मैक्सिमम ऑप्टिमल वैक्यूम, वी विल अचीव मैक्सिमम वैक्यूम, जो कि पॉसिबल नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? तो यहीं से एक कॉन्सेप्ट आता है वैक्यूम एफिशिएंसी का कि एक्चुअल जो वैक्यूम अपॉन मैक्सिमम ऑप्टेनेबल वैक्यूम, एक्चुअल वैक्यूम जो हम ऑप्टेन कर पा रहे हैं, और रेशियो नीचे क्या है कि मैक्सिमम कितना हम ऑप्टेन कर सकते हैं। मतलब वही इफिशिएंसी फॉर्मूला क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट, या फिर जो हमने प्राप्त किया, और नीचे क्या है टोटल। भाई ऐसे जैसे आपने कितने मार्क्स एग्जाम में ऑब्टेन किए, जैसे मान लीजिए आपके मार्क्स कितने आए 20, क्वेश्चन पेपर 100 नंबर का था, क्वेश्चन 100 नंबर का था कि 100 नंबर से ज़्यादा आप ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। आपके मार्क्स आए मान लीजिए 50 मार्क्स आए, तो 50 अपॉन 100, तो कितनी इफिशिएंसी हुई आपकी 50%। 70 मार्क्स आए 100 में, तो 70% इफिशिएंसी। अगर 100 में 100 आ गए तो इफिशिएंसी आपकी 100% हो गई, जो कि पॉसिबल नहीं होता है, कुछ ना कुछ इधर हो जाती है। बहुत ही कम ऐसा है चांसेज हो कि इफिशिएंसी आपकी 100% हो। तो वही चीज़ वैक्यूम में है, और वही चीज़ वैक्यूम इफिशिएंसी है, वही चीज़ कंडेंसर इफिशिएंसी है। वैक्यूम इफिशिएंसी का मतलब एक्चुअल वैक्यूम जो कंडेंसर में बन पाया है, और अपॉन रेशियो में क्या रहेगा कि जो मैक्सिमम वैक्यूम हम ऑब्टेन कर सकते हैं अंडर द आइडियल कंडीशन। ठीक है, आइडियल कंडीशन मैंने आपको बता दी है कि अगर कंडेंस हो रही है स्टीम, तो उसमें जो एयर का प्रेशर या नॉन कंडेंसेबल गैसेस का प्रेशर जो है, अगर वो हट जाए, केवल स्टीम का ही प्रेशर रहे, तो दैट इज़ आइडियल कंडीशन, जो कि हमारा होना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जब कंडेंस होती है स्टीम, तो उसमें कुछ ना कुछ एयर आती है, कुछ नॉन कंडेंसेबल गैसेस भी आती हैं स्टीम के साथ, तो प्रेशर दोनों रहता है, एयर का भी साथ साथ में हमारा स्टीम का भी। मैं ऐसा करता हूँ, अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो क्योंकि मैं क्वेश्चन लगवाने से ज़्यादा कॉन्सेप्ट समझाने में फोकस करता हूँ, जिससे कि फिर क्वेश्चन आपको आसानी से लग जाएंगे। क्वेश्चन आप 1 लगाइए, 2 लगाइए, 3 लगाइए या 1000 लगाइए, कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा तो क्वेश्चन लगाने का कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे प्रेशर एग्जर्टेड बाय द एयर आ गया। अब पूछ रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ एयर पर केजी ऑफ अनकंडेंस्ड स्टीम। मास ऑफ एयर पूछ रहा है, तो पी इक्वल टू एम आर टी का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन है, तो एम ए क्या होगा पी अपॉन आर टी। पी क्या है, दिस इज द प्रेशर ऑफ द एयर, 0.024 बार आया है, बार को हम पास्कल में चेंज करेंगे, 10⁵ से मल्टीप्लाई कर देंगे। वी क्या है वैल्यूम, तो ये है स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ स्टीम, ये स्टीम टेबल से जाके देखेंगे 32.89 मीटर क्यूब पर केजी एयर के लिए हमने देखा है। तो 0.024 बार के करस्पॉन्डिंग स्पेसिफिक वॉल्यूम हम स्टीम टेबल से निकाल लेंगे। ठीक है, आर क्या है 287, करेक्ट ये है करेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, आपने बेसिक थर्मोडायनामिक्स से पढ़ा होगा। आर 0.287 किलोजूल पर किलोग्राम केल्विन होता है, लेकिन किलोजूल 0.287 किलोजूल होता है। यहाँ पे पूरी यूनिट हम जूल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हम 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 0.287 से हो गया 287। टी है टेम्परेचर, उसको केल्विन में कन्वर्ट कर दिया 30 + 273, तो यहाँ से आ गया 0.908 kg, ये हो गया आपका आंसर, है ना। तो कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, बस थोड़ा सा फीलिंग के साथ समझ लीजिए कि हो क्या रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है, स्टीम इंटर्स ए कंडेंसर एट 36 डिग्री सेंटीग्रेड एंड विद बैरोमीटर रीडिंग हैव वैक्यूम ऑफ 695 mm इज प्रोड्यूस्ड, फाइंड द वैक्यूम एफिशिएंसी। अब इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना, आपके एग्जाम में आने ही आने हैं कि वैक्यूम एफिशिएंसी पूछ रहा है, कंडेंसर एफिशिएंसी पूछ रहा है ना। ये फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं। अगर कंडेंसर का सिलेबस है तो पूछना ही पूछना है। अब स्टीम इंटर से कंडेंसर एट 36 डिग्री सेंटीग्रेड, तो जो कंडेंसर के अंदर टेम्परेचर है स्टीम का वो 36 डिग्री सेंटीग्रेड दिया, तो 36 डिग्री सेंटीग्रेड के करस्पॉन्डिंग हम स्टीम टेबल में जाएंगे, और वहाँ से पार्शियल प्रेशर ऑफ स्टीम वो हम निकाल लेंगे। 36 डिग्री सेंटीग्रेड में स्टीम का प्रेशर कितना है, तो स्टीम का प्रेशर हमें स्टीम टेबल से मिलेगा करस्पॉन्डिंग द टेम्परेचर ऑफ द स्टीम इन द कंडेंसर। उसके बारे में आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो स्टीम का प्रेशर कितना आ गया, बार में आएगा, उसको एच जी में कन्वर्ट कर लेंगे 54.64 mm ऑफ एच जी। और मैंने आपको बता रखा है कि बार को एच जी में कैसे कन्वर्ट करते हैं और एच जी को कैसे बार में कन्वर्ट करते हैं, बार बार नहीं बताएंगे।
तो वैक्यूम एफिशिएंसी क्या होती है, मैक्सिमम एक्चुअल वैक्यूम अपॉन मैक्सिमम ऑब्टेनेबल वैक्यूम, जो हम मैक्सिमम ऑब्टेन कर सकते हैं। तो मैक्सिमम ऑब्टेनेबल वैक्यूम क्या होगा, मैक्सिमम ऑब्टेनेबल वैक्यूम क्या होगा, वही बैरोमीटर की रीडिंग 760 है ना, माइनस स्टीम के प्रेशर से घटा दिया तो 715.36 mm ऑफ Hg आ गया। ये हो गया मैक्सिमम ऑब्टेनेबल वैक्यूम। बैरोमीटर प्रेशर माइनस प्रेशर ऑफ स्टीम, ये क्या है, मैक्सिमम ऑब्टेनेबल वैक्यूम। इसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। और एक्चुअल वैक्यूम क्या है वो आपको दे रखा है क्वेश्चन में, 695 mm इज प्रोड्यूस्ड, ऊपर दे रखा है न्यूमेरिकल में, है ना, कि 695 mm प्रोड्यूस हुआ है। यूनिट सेम रखिएगा, अगर ऊपर एक्चुअल वैक्यूम mm ऑफ Hg में रख रहे हैं तो नीचे मैक्सिमम ऑब्टेनेबल वैक्यूम भी हम mm ऑफ Hg में ही रखेंगे। ये नहीं कि ऊपर mm ऑफ Hg में और नीचे आपका बार में चल रहा है, तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट। तो मैंने आपको बताया था ये मैक्सिमम ऑब्टेनेबल वैक्यूम जो है वो बैरोमीटर प्रेशर, बैरोमीटर रीडिंग माइनस प्रेशर ऑफ स्टीम। अब इसमें अगर प्रेशर ऑफ स्टीम करस्पॉन्डिंग टू द टेम्परेचर ऑफ कंडेंसेट, अगर ये इक्वल हो जाए टू द एब्सोल्यूट प्रेशर इन द कंडेंसर, देन एफिशिएंसी विल बिकम 100%। लेकिन ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। जो एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ स्टीम है वो अगर जो है इक्वल हो जाए एब्सोल्यूट प्रेशर इन द कंडेंसर, हो ही नहीं सकता है, क्योंकि स्टीम के साथ कुछ एयर और नॉन कंडेंसेबल गैसेज आती हैं, समझ रहे हैं। तो इसीलिए जो टोटल प्रेशर है उसमें से हमने, जो बैरोमीटर प्रेशर है उसमें से हम प्रेशर ऑफ स्टीम मैंने घटा दिया, तो 715.36 mm ऑफ Hg ये आपका आ गया मैक्सिमम ऑब्टेनेबल वैक्यूम प्रेशर, जो हम मैक्सिमम ऑब्टेन कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ गई। दोनों को डिवाइड कर देंगे तो वहाँ से वैक्यूम एफिशिएंसी आ जाएगी। अब अगला क्वेश्चन क्या है, द आउटलेट एंड इनलेट प्रेशर ऑफ ए कूलिंग वाटर ऑफ ए कंडेंसर, इनलेट आउटलेट टेम्परेचर दिया 30 और 37.5। इफ द वैक्यूम इन द बैरोमीटर इज 706 mm ऑफ मर्करी विद बैरोमीटर रीडिंग 760 mm, डिटरमाइन एफिशिएंसी। अब कंडेंसर एफिशिएंसी निकालनी है, तो कंडेंसर एफिशिएंसी फॉर्मूला क्या होता है, राइज इन द टेम्परेचर ऑफ कूलिंग वाटर अपॉन मैक्सिमम पॉसिबल टेम्परेचर राइज, ये कंडेंसर एफिशिएंसी होती है। जैसे मान लीजिए कंडेंसर स्टीम ऊपर से नीचे आ रही है, स्टीम कंडेंस हो रही है, तो कूलिंग वाटर सर्कुलेट करता है, एक इनलेट होता है एक आउटलेट होता है, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी राइज इन टेम्परेचर ऑफ कूलिंग वाटर। ठीक है, TW2 माइनस TW1। और नीचे क्या होगा, नीचे होगा मैक्सिमम पॉसिबल कितना टेम्परेचर राइज कर सकता है, तो वो ये क्या है, दिस द डिफरेंस बिटवीन द TS माइनस TW1, TS माइनस TW1। TS क्या है, दिस इज द टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग टू वैक्यूम इन कंडेंसर, मतलब कितना सेचुरेशन टेम्परेचर है कि कितने टेम्परेचर तक हम उस स्टीम को कंडेंस कर सकते हैं, समझ रहे हैं। तो ये आपका निकलेगा एब्सोल्यूट प्रेशर कंडेंसर में कितना है, उस एब्सोल्यूट प्रेशर कंडेंसर के करस्पॉन्डिंग हम देखेंगे टेम्परेचर कितना है कंडेंसर में, सेचुरेशन टेम्परेचर कितना हम अचीव कर सकते हैं, किस हद तक हम टेम्परेचर को कूल कर सकते हैं कंडेंसर में, वो लिमिट होती है। वो लिमिट डिपेंड करता है कि कंडेंसर में कितना एब्सोल्यूट प्रेशर है, उस एब्सोल्यूट प्रेशर के करस्पॉन्डिंग हम टेम्परेचर देख लेंगे, सेचुरेशन टेम्परेचर कितना है, तो वो हमारा TS आ जाएगा, TS माइनस TW1, ये हो जाएगा हमारा मैक्सिमम पॉसिबल टेम्परेचर राइज। तो दोनों का रेशियो क्या होगा, कंडेंसर एफिशिएंसी। भाई बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। कंडेंसर एफिशिएंसी क्या है, एफिशिएंसी क्या है, एक्चुअल अपॉन आइडियल। एक्चुअलिटी में क्या है, TW2 माइनस TW1, इधर से वाटर निकल रहा है, घुस रहा है, उधर से निकल रहा है, मान लो 10 डिग्री पे घुस रहा है, निकल 20 पे रहा है, तो 20 माइनस 10 ये हो गया राइज इन टेम्परेचर ऑफ कूलिंग वाटर, समझ में आ गया। अब नीचे क्या है, TS माइनस TW1। अब TS क्या है, TS सेचुरेशन टेम्परेचर है, ये कैसे निकलेगा, ये डिपेंड करता है कि कंडेंसर में कितना एब्सोल्यूट प्रेशर मेंटेन किया गया है, एब्सोल्यूट प्रेशर इन द कंडेंसर, और वो निकालना आपको आता ही है। बैरोमीटर रीडिंग माइनस जो वैक्यूम मेंटेन हुआ है कंडेंसर में, दोनों को जो डिफरेंस कर देंगे तो वहाँ से एब्सोल्यूट प्रेशर इन द कंडेंसर आ जाएगा 54 mm ऑफ Hg, जैसा इस क्वेश्चन में आया है। इस 54 mm ऑफ Hg को कन्वर्ट कर लेंगे हम किस में, बार में,
और इस 0.072 बार के करस्पॉन्डिंग हम स्टीम टेबल में जाएंगे और वहाँ से सैचुरेशन टेम्परेचर देख लेंगे। मान लो देखा हमने कितना आया 40 डिग्री। तो 40 डिग्री ये सैचुरेशन टेम्परेचर है। मतलब हम कुछ भी कर लें, कंडेंसर में जो कूलिंग वाटर जो आपका फ्लो हो रहा है 40 डिग्री, समझ रहे हैं? तो 40 डिग्री ये आपका सैचुरेशन टेम्परेचर है, समझ रहे हैं? टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग टू वैक्यूम इन कंडेंसर 40 डिग्री, ये TS सैचुरेशन टेम्परेचर है। तो ये 40 आपका आ गया। अब राइज इन टेम्परेचर कितना हुआ 37.5 माइनस 30 TW2 माइनस TW1। तो सैचुरेशन टेम्परेचर ही हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर है जिस हद तक हम उसको हम ठंडा कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस 40 माइनस 30 और ऊपर क्या 37.5 माइनस 30, यहाँ से 75% आपकी इफ़िशेंसी आ जाएगी। तो कंडेंसर इफ़िशेंसी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? इनलेट टेम्परेचर, आउटलेट टेम्परेचर और TS क्या है? ये सैचुरेशन टेम्परेचर है। ये कैसे निकलेगा? ये डिपेंड करेगा कि कंडेंसर में प्रेशर कितना है, एब्सोल्यूट प्रेशर कितना है। उस एब्सोल्यूट प्रेशर के करस्पॉन्डिंग सैचुरेशन टेम्परेचर हम स्टीम टेबल से निकाल लेंगे, तो वहाँ से कंडेंसर इफिशिएंसी निकल के आ जाएगी। कंडेंसर इफिशिएंसी निकालना सबसे आसान है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको TW1 TW2 दिया रहेगा। आप सैचुरेशन टेम्परेचर निकालना है, इसके लिए हमें क्या निकालना है? एब्सोल्यूट प्रेशर इन द कंडेंसर। तो बैरोमीटर रीडिंग और जो वैक्यूम मेंटेन हुआ है बाय द कंडेंसर वो हमें दिया रहेगा। तो एब्सोल्यूट प्रेशर कैसे निकलेगा? बैरोमीटर रीडिंग माइनस वैक्यूम प्रेशर, 760 माइनस 706। ये आपको मैंने बताया रखा है कि एब्सोल्यूट प्रेशर कैसे निकालते हैं अगर प्रेशर हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है। तो बैरोमीटर रीडिंग माइनस वैक्यूम प्रेशर, तो 760 माइनस 706, तो ये आ गया एब्सोल्यूट प्रेशर। तो कंडेंसर एफिशिएंसी निकालने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा। और वैक्यूम एफिशिएंसी क्या है? एक्चुअल वैक्यूम अपॉन मैक्सिमम ऑब्टेनेबल वैक्यूम। एक्चुअल वैक्यूम आपको न्यूमेरिकल में दिया रहेगा कि वैक्यूम इतना वैक्यूम मेंटेन हुआ। और मैक्सिमम कैसे निकालेंगे? बैरोमीटर प्रेशर में प्रेशर ऑफ स्टीम घटा देंगे। बैरोमीटर प्रेशर क्या है? दिस इज द टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर में हम प्रेशर ऑफ स्टीम घटा देंगे, तो ये आ जाएगा मैक्सिमम ऑब्टेनेबल वैक्यूम। तो यही कॉन्सेप्ट है कंडेंसर में। अब अगला न्यूमेरिकल क्या कह रहा है? द कंडेंसर सरफेस इज डिजाइन टू हैंडल 16000 kg of steam per hour. The steam enters the condenser at 0.09 bar absolute, 0.88 dryness fraction, and the condenser leaves the condenser at the corresponding saturation temperature. मतलब कंडेंसर के अंदर जो स्टीम घुस रही है वो 0.09 बार एब्सोल्यूट प्रेशर दे रखा है। एब्सोल्यूट प्रेशर दे रखा है तो इसके करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर देख लेंगे, सैचुरेशन टेम्परेचर आ जाएगा। ड्राइनेस फ्रैक्शन भी दे रखा है। और एंड द कंडेंसेट लीव्स द कंडेंसर एट द करस्पॉन्डिंग सैचुरेशन टेम्परेचर। ठीक है, जब वो सैचुरेशन टेम्परेचर को रीच कर गया तब वहाँ से हटा। डिटरमाइन द rise in cooling water temperature if the cooling water flow rate is this, assume the pressure is constant। तो इसमें कुछ नहीं करना है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे जाते हैं। नॉर्मली आपके 100% कंडेंसर एफिशिएंसी और वैक्यूम एफिशिएंसी के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो इसमें भी कुछ है नहीं। देख लीजिए कितना मास स्टीम का हैंडल हो रहा है पर आवर, है ना, कूलिंग वाटर फ्लो पर आवर, ये सब आपको दिया रखा है। बस इसमें कुछ नहीं करना है। जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट प्रेशर दे रखा है उसके करस्पॉन्डिंग जा कर के हम TS देख लेंगे और HF HFG देख लेंगे, तो कितना टोटल हीट लॉस्ट होगा बाय द वेट स्टीम, है ना, उतनी ही हीट गेन हो जाएगी बाय द कूलिंग वाटर। ये आपने पढ़ रखा होगा कि जितनी हीट लॉस्ट होगी बाय द वेट स्टीम, जितनी हीट लॉस होगी बाय द स्टीम, उतना ही कूलिंग वाटर उसको रीगेन कर लेगा, है ना। तो इंथैल्पी कैसे निकालेंगे? HF प्लस एक्स HFG माइनस CP वाटर मल्टीप्लाई TS। इसको ध्यान दीजिएगा क्या है इसमें, यहाँ पे क्या हुआ 16,000 क्या है, ये तो मास फ्लो रेट ऑफ स्टीम है 16,000, ठीक है। उसके बाद क्या है HF प्लस एक्स HFG, ये तो इंथैल्पी होगी वेट स्टीम की, माइनस CP वाटर मल्टीप्लाई TS,
ये क्या किया गया है, ये जो कंडेंसेट लीव्स द कंडेंसर एट द सेचुरेशन टेम्परेचर, तो उसकी इंथैल्पी घटा दी गई है। तो हम केवल और केवल उसकी इंथैल्पी ले रहे हैं, किसकी इंथैल्पी, स्टीम की इंथैल्पी। तो यहाँ पर जो सेचुरेटेड वाटर लीव्स द कंडेंसर एट द कंडेंसेट, है ना, एट द कंडेंसेट सिचुएशन, तो उसकी इंथैल्पी हमने घटा दी है, CP वाटर मल्टीप्लाई TS। तो यहाँ से टोटल इंथैल्पी आ जाएगी वेट स्टीम की, और उसको इक्वल कर दिया है हीट गेन बाय द कूलिंग वाटर। तो वहाँ से TW2 माइनस TW1 जो आपसे एग्जाम जो पूछा गया न्यूमेरिकल में, वो आपसे निकल के बाहर आ जाएगा। तो इसमें आज मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई हैं। कल मैं आपको एक न्यूमेरिकल दूंगा और कुछ इक्विटिव के न्यूमेरिकल जो आए हैं वो डिस्कस करूंगा डेली। तो इसको बी सीरियस, ये आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आता है और बहुत ही आसान है, इसमें ज़्यादा आपको दिमाग भी नहीं लगाना है, लेकिन कायदे से इसको पढ़िए और ये सारे न्यूमेरिकल्स लगाइए, कॉन्सेप्ट के साथ बनाइए और एज ए असाइनमेंट मुझे सबमिट करिए। कल फिर मैं आपको एक न्यूमेरिकल देता हूँ और आई होप कल परसों में कंडेंसर ख़त्म हो जाएगा, देन वी विल स्टार्ट फ्यूल्स एंड कम्बशन। सो दिस इज़ फॉर द टुडे।